घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देशद्रोह की। जी हां, देशद्रोह, सेडिशन। आजकल ये हमारी आम जिंदगी में एक शगल सा हो गया है, एक आम चलन हो गया है। इस शब्द का लगातार इस्तेमाल होता है। अरे तुम तो देशद्रोही हो। किसी भी बात पर ना इत्तेफाकी हो जाए, आपकी विचारधारा से दूसरे की विचारधारा में कोई समन्वय ना मिलता दिखे, तो आप देशद्रोही हो। अरे देशद्रोही हो, जाओ, भारत अच्छा नहीं लगता, पाकिस्तान में चले जाओ। कोई भी आलोचना, कोई भी निंदा अब बर्दाश्त से परे होती जा रही है। मानो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। जी हां, है वो। यह एक सपना है, एक परिकल्पना है। आप, मैं, हम सब सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा में रहना चाहते हैं। लेकिन क्या अभी देश सारे जहां से, पूरी दुनिया से अच्छा हो गया है? यह तो वो बात हो गई कि आप कहें कि मेरा बेटा या मेरी बेटी वो दुनिया में सबसे अच्छे हैं, आपको सबसे प्यारे लगते हैं। लेकिन आप उनसे सवाल पूछते हैं ना, उन पर सख्ती भी करते हैं। पढ़ाई में मन लगाओ, थोड़ा खेला भी करो, थोड़ा प्रैक्टिस करो, होमवर्क करो टाइम पर, थोड़ा तमीज से पेश आओ, आवाज थोड़ी नीची रखो। अगर आप कहने लगे मेरा बच्चा, मेरा बेटा या मेरी बेटी दुनिया में सबसे अच्छे हैं और वो लगते हैं हर मां बाप को, तो क्या वो सबसे अच्छे हो जाएंगे? हमें देश को सबसे अच्छा बनाना है, तो उसमें जहां जहां दिक्कतें होंगी, जहां परेशानियां होंगी, जहां लूप होल्स होंगे हमारी व्यवस्था में, जहां कमियां खामियां होंगी, तो क्या उन पर सवाल ना पूछे जाएं? और सवाल पूछने से क्या देशद्रोही हो जाता है व्यक्ति? और यह मैं सवाल अनायास ही नहीं उठा रहा हूं, यह मेरे मन का कोई उबाल नहीं निकल रहा है। यह दरअसल देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट ने कल एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा है, एंड आई विल कोट द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट 3 जजों की पीठ एक मामले की, उस मामले को बताता हूं, सुनवाई कर रही थी। और जस्टिस धनंजय वाई चंद्रचूड़ ने क्या कहा? एवरीथिंग कैन नॉट बी सेडिशियस। हर बात देशद्रोह नहीं हो सकती है। इट इज टाइम वी डिफाइन व्हाट इज सेडिशन एंड व्हाट इज नॉट। वक्त आ गया है कि हमें परिभाषित करना होगा कि क्या देशद्रोह है और क्या नहीं। आगे वो क्या कहते हैं? We are of the view that the ambit of the parameters of the provisions of sections 124A, ये 124A हमारी आईपीसी की धारा में है, इसके बारे में आपको बताता हूं। 153A and 505 of the IPC would require interpretation, particularly in the context of the right of the electronic and print media to communicate news. संदर्भ देखना होगा, क्या खबर बताई जा रही है, इंफॉर्मेशन, कोई सूचना दी जा रही है। And the rights, जो हक हैं, अधिकार हैं, even those that may be critical of the prevailing regime in any part of the nation. चाहे वो सरकार, केंद्र हो या राज्य सरकारें, उनके बारे में क्रिटिकल हो, उनकी कमियां खामियां गिना रहा हो, यह सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। और इस मामले की सुनवाई से पहले एक और मामले की सुनवाई कर रहे थे जस्टिस धनंजय चंद्रचूड़, तो वहां पर उन्होंने क्या कहा? एक तंज भी कसा। जो मौजूदा माहौल है इस देश में, सारी चीजें 2 खाकों में बंट गई हैं, देश प्रेमी, राष्ट्रभक्त और देशद्रोही। वो क्या कहते हैं? I don't know whether a complaint has been filed against the news channel or not under the sedition charge for publishing and broadcasting these photographs. वो तस्वीरें आपने देखी होंगी ना, 2 व्यक्ति, एक कोरोना मरीज जिसकी मौत हो गई थी,
उसको नदी में प्रवाहित कर रहे थे। तो जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि क्या उस चैनल के खिलाफ हो गया देशद्रोह का मुकदमा दर्ज? यह आलम हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के जज तंज कस रहे और क्यों कसा जा रहा है, अब यह मैं आपको बताता हूं। सुनवाई किस बात की हो रही थी? आंध्र प्रदेश का एक मामला था। आप हंसेंगे इसे सुनकर। आंध्र प्रदेश का मामला था। दो टीवी चैनल्स, TV5 और ABN, नाम वैसे बताने की जरूरत नहीं थी, इन पर 14 मई को पुलिस ने सुओ मोटो, स्वतः संज्ञान लिया। किसी ने कोई शिकायत नहीं की। पुलिस ने इन पर देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। क्यों कायम किया? आंध्र प्रदेश में YS जगनमोहन रेड्डी की सरकार है, तो जगनमोहन रेड्डी के ही सांसद हैं, वो बागी हो गए हैं, अलग बात है। उन्हीं की पार्टी YSRCP के बागी सांसद कृष्णम राजू ने उनकी लानत मलानत की, उनको क्रिटिसाइज किया, चैनलों ने वो दिखा दिया। पुलिस ने देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। देशद्रोह हो गया। उन्हीं की पार्टी का सांसद, चाहे वो बागी है, आलोचना कर रहा है, देशद्रोह का मुकदमा कायम होता है चैनलों पर जिन्होंने ये खबर दिखाई। और ये वन ऑफ नहीं है, आगे मैं और बहुत सारी बातें आपको बताऊंगा। पर यहां पर अब यह बताना जरूरी है, ये देशद्रोह नाम की चिड़िया क्या है, इसका कानूनी अख्तियार क्या है। यह दरअसल आप जानकर कुछ लोग हैरान भी हो सकते हैं, कुछ को जानकारी होगी। 1870 में जब हम अंग्रेजों के गुलाम थे और वो हमें गुलाम रखना चाहते थे, 1857 में गदर हुआ था, उसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस भी कहा जाता है। 1870 में वो देशद्रोह का कानून ले आए। जो भी आजादी की मांग करेगा, हक हुकूक की लड़ाई लड़ेगा, उस पर हम देशद्रोह का मुकदमा कायम कर देंगे। पहला केस जो हुआ था वो 1891 में हुआ। जोगेंद्र चंद्र बोस, ये संपादक थे बोंगाबासी नाम की एक पत्रिका के। बाल गंगाधर तिलक, आजादी मेरा हक है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा कहने वाले लोकमान्य तिलक, 1897, 1908 और 1916 3 बार देशद्रोह का मुकदमा उन पर लगाया गया, जेल में भेजे गए। महात्मा गांधी पर 1922 में देशद्रोह का मुकदमा चला। अब आते हैं 1947 में। संविधान लिखा जा रहा था। 26 नवंबर 1949 को जब हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया था, उसमें देशद्रोह का कोई प्रावधान नहीं था, उसे हटा दिया गया। और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, उनकी नजरों में यह कानून बहुत ही बेहद आपत्तिजनक और अप्रिय था, तो संविधान में जगह नहीं दी गई। लेकिन IPC में यह धारा 124A बनी रही। ठीक है। और 19 अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन बाद में उसमें कुछ रिस्ट्रिक्शन, सीमाएं तय की गई। उसके बाद बहुत लंबी कहानी है तो मैं उसको छोटा कर रहा हूं। 1962 में सुप्रीम कोर्ट ने एक अहम जजमेंट दी। केदारनाथ केस था ये 1962 का, और इसमें IPC की यह धारा 124A बरकरार रखी गई। और उसी के तहत अगर आप पिछले 10 सालों में देखेंगे, देश में 11,000 से ज्यादा लोगों पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया गया। 3,762 2010 से 2014, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। यहां सरकारों का कोई लेना देना नहीं। जो सरकार में आता है देशद्रोह, उसके खिलाफ कुछ भी बोलो, देशद्रोह के मुकदमे कायम होते हैं इस देश में। और 7,136 जब से मोदी सरकार आई है। कुल मामले 279,
2010 से 2014 के बीच और 2014 से 2020 के बीच 519। हर साल मनमोहन सरकार के दौरान 62 केस और मोदी सरकार के दौरान लगभग 80 देशद्रोह के केस। 2019 का आंकड़ा बताता हूं। 93 केस दर्ज किए गए 96 लोगों के खिलाफ। 2 लोगों को सजा हुई, बाकी अधर में लड़ रहे हैं, लटक रहे हैं, केस चल रहे हैं। तो सबसे आसान काम है, आप थोड़ी आलोचना करो और देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाएगा। अब इसमें कुछ राज्यों की बात बता दूं आपको। बिहार में 2010 से अब तक सबसे ज्यादा देशद्रोह के मुकदमे कायम हुए हैं, 168। तमिलनाडु में 139, उत्तर प्रदेश में 115, झारखंड में 62, कर्नाटक में 50। ये सत्ता में आते ही थोड़ी सी आलोचना देशद्रोह लगने लग जाती है। ये एक बड़ी परेशानी, और आप ये जानकर बिल्कुल ही हैरत में पड़ जाएंगे। अब मैं एक बहुत ही अहम बात आपको बताने वाला हूं। जिन गोरों ने हमें गुलाम रखने के लिए देशद्रोह का ये कानून बनाया, उन्होंने अपनी व्यवस्था से सन 2009 में करोनर्स एंड जस्टिस एक्ट के तहत सेडिशन को हटा दिया। वहां देशद्रोह का कोई कानून नहीं है। आतंकवादी गतिविधियां करें, एंटी नेशनल एक्टिविटीज करें, हमारे यहां 1000 कानून है। यह देशद्रोह की जरूरत क्यों पड़ जाती है? आप किसी की थोड़ी भी आलोचना करें, संजय सिंह, राजनीतिक भी इसमें एंगल होता है, आम आदमी पार्टी के सांसद हैं संजय सिंह। उन्होंने कोरोना के इस वक्त में कोरोना की किट खरीदने में धांधली का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश सरकार ने फौरन देशद्रोह का मुकदमा कायम कर दिया। मिर्जापुर में किसी ने मिड डे मील स्कीम पर स्टोरी कर दी कि वहां पर बच्चों को नून रोटी, नून मतलब नमक और रोटी, दाल सब्जी वगैरह कुछ नहीं, देशद्रोह का मुकदमा कायम हो जाता है। मतलब इतनी लंबी फेहरिस्त है कि आप इसे देखकर भौचक्के हो जाएंगे। अलग अलग राज्यों में, असम में, मैं भूल गया बताना, 17 केसेस। शशि थरूर समेत 6 पत्रकारों पर उत्तर प्रदेश में देशद्रोह का केस दर्ज कर दिया गया क्योंकि किसानों की ट्रैक्टर मार्च पर पोस्ट की थी। मृणाल पांडे, राजदीप सरदेसाई, विनोद जोसे, जफर आगा, परेश नाथ, अनंतनाथ, केस दर्ज कर दिए गए। कई जगह केस दर्ज किए गए, उसके बाद वापस ले लिए गए। और यहां पर सजा 3 साल तक की सजा है, आजीवन कारावास का भी प्रावधान है इन धाराओं में। तो यह कन्वीनियंट जरिया हो गया है क्या? और हर चीज क्या हम देशद्रोह और देशभक्ति के नजरिए से ही देखेंगे? आपकी देशभक्ति, मुझे उसमें देशद्रोह की बू आ सकती है कि आप हर चीज पर लीपापोती कर रहे हैं, असल खबर नहीं दे रहे हैं। चीन भारत में घुसा है कि नहीं है, इसकी पूरी जानकारी मिलने पर बहुत से लोग कहते हैं अरे ये तो देशद्रोही है, चीन परस्त है। एक मैंने कार्यक्रम किया था, उसमें भुखमरी की चर्चा मैं कर रहा था, और एक वर्ल्ड हंगर इंडेक्स है, यह 1.5 साल पहले की बात है। उस वक्त 119 देशों की एक सूची तैयार की गई थी और सबसे बुरा जो हाल था वो 119वें नंबर पर था। भारत 102वें नंबर पर था। और हमारे जितने पड़ोसी मुल्क हैं, वो नेपाल हो, भूटान हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो और पाकिस्तान हो, वो हमसे बेहतर रैंकिंग पर थे। तो मेरी बाकायदा शिकायत दर्ज की गई कि बाकी देशों के बारे में बढ़ा चढ़ाकर बातें पेश की जा रही हैं, अपने देश की बेइज्जती की जा रही है। हमारी व्यवस्था में, हमारे घर में दिक्कत होगी, हम नहीं सवाल उठाएंगे तो क्या पड़ोसी आकर उठाएगा? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, सरकार की आलोचना मतलब देशद्रोह
और देशद्रोह के कानून की जरूरत है? कानून तो बहुत हैं देश में, पर देशद्रोह लगा दीजिए और फिर अदालत के चक्कर काटते रहिए। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जाने माने वकील भी हैं, अमन मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, पवन दुग्गल पत्रकार एंकर रह चुके हैं मेरी तरह, यह भी जाने माने वकील हैं, फॉरमोस्ट साइबर एक्सपर्ट हैं, साइबर लॉ एक्सपर्ट हैं, ना ही देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी। वरिष्ठ पत्रकार, मैनेजिंग एडिटर रह चुके हैं IBN 7 के, आजकल satyahindi.com नाम का डिजिटल प्लेटफॉर्म चलाते हैं, आशुतोष मेरे साथ हैं। एंड वन ऑफ द फाइनेस्ट पुलिस ऑफिसर्स वी हैव हैड इन दिस कंट्री, उत्तर प्रदेश के DGP रह चुके हैं, विक्रम सिंह मेरे साथ हैं। तो विक्रम सिंह, ये 124A IPC की धारा 124A 1870 में बनी, 2021 में भी चल रही है, जिन्होंने बनाई 2009 में अपने कानून से मिटा दिया। हम अभी भी इस पर कायम हैं, और ना सिर्फ कायम है, इसका खूब इस्तेमाल किया जा रहा है और लोगों को जेल में भेजा जा रहा है। मतलब ये विडंबना नहीं दिखती आपको? जी 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 संदीप जी, आपने प्रारंभिक संबोधन में बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में आपने ब्यौरा प्रस्तुत किया था। ये ज्ञातव्य है कि उनका प्रकरण LA गवर्नमेंट ऑफ इंडिया प्रीवी काउंसिल तक गया था। बड़े विचार विमर्श करने के मंथन के बाद, और जितना एप्लीकेशन ऑफ माइंड तिलक जी के प्रकरण में हुआ था, मैं समझता हूं सारे केसेस हिंदुस्तान के अगर ले ले तो उसमें इतना विचारण और इतना मंथन नहीं हुआ होगा। हमारे यहाँ क्या है कि लॉ में कमी मुझे नहीं दिखती है, उसके एप्लीकेशन में बहुत बड़ी कमी दिखती है। और जस्टिस चंद्रचूड़, जो सबसे सम्मानित जज जिनको मैं कहूंगा, उनके द्वारा जो व्यंग्यात्मक टिप्पणी की गई है, वो एक अच्छा खासा दर्पण है कि जिस प्रकार हमने इस प्राविधान का दुरुपयोग किया है। प्राविधान में मुझे प्रथम दृष्टया कोई कमी नहीं दिख रही है, क्योंकि जो हमारे यहाँ नक्सलपंथी हैं, जो हमारे यहाँ टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, जो हमारे यहाँ इस तरीके की गतिविधियां, इंडियन मुजाहिदीन, सिमी और इस तरीके के जो आउटफिट्स हैं, उसके लिए क्या हमारे पास NSA नहीं है? उसके लिए हमारे पास पोटा, UAPA, अलग अलग जो कानून, मको का वो कानून नहीं है क्या? UAPA भी है, इसके अलावा IPC भी है, NSA भी है, गैंगस्टर एक्ट भी है, मकोका भी है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जहां हमारे पास एक पिस्टल है तो हम लाइट मशीन गन खत्म कर दें। हमारे पास पिस्टल से लेकर के LMG तक सारे हथियार हमारे शस्त्रागार में होने चाहिए। जैसे होंगे ग्राहक, वैसे उनकी सेवा की जानी चाहिए। तो पूर्व पुलिस अधिकारी होने के नाते मैं समझता हूं कि इसके उपयोग के ऊपर चिंतन होना चाहिए। अमन सिन्हा साहब ऐसे ब्रिलियंट एडवोकेट्स की हमें मशवरा लेना चाहिए और इसका एप्लीकेशंस पे निकली, क्योंकि इसका कन्विक्शन का जो रेट है आप देखेंगे, हमें तो नहीं लगता 1% आपने इसके इस्तेमाल पर सवाल उठाया। इस्तेमाल पर ही तो असल खेल टिका हुआ है ना विक्रम जी। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी? एक मिनट सर, बिल्कुल। सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन क्या थी कि यह कानून जो है, इट हैज बिकम अ हैंडी टूल टू साइलेंस डिसेंट एंड पॉलिटिकल ओपोनेंट्स, कि किसी भी तरह की आलोचना को दबाने और राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को फंसाने का एक माकूल औजार बन गया है। ये औजार कैसे? देखिए, जो ये आंध्र प्रदेश का मामला है, बागी सांसद अपने ही मुख्यमंत्री की आलोचना कर रहा है, कोई शिकायत नहीं करता, पुलिस वो मोटो एक्शन लेती है और FIR दर्ज करती है देशद्रोह के मामले में। एक मिनट सुनिए, अब जो मिर्जापुर का मामला है, मिर्जापुर के मामले में नून रोटी, जो नमक और रोटी खिलाई जा रही थी, उस पर सख्त धाराएं लगा दी जाती हैं, उसके बाद में केस वापस लिया जाता है। और ये कौन? सब इंस्पेक्टर की कंप्लेंट पर यह हो जाता है। तो पुलिस अपने राजनीतिक आकाओं को खुश करने के लिए देशद्रोह सबसे बड़ी, अरे सर हमने देशद्रोह लगा दिया, यह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? संदीप जी, इसको जरा गौर से सुने। पुलिस जिसको आपने कहा सुवो मोटो कर रही है ना, पुलिस कभी भी सुवो मोटो नहीं करती है, उसके पीछे कुछ अदृश्य शक्तियां होती हैं। आप समझ सकते हैं। अदृश्य क्या? राजनेता होते हैं ना, सरकारें होती हैं। राजनेता होते हैं जो कहते हैं इसको इस चीज में गांठ लो, क्या कर लो, गांठ लो इसको,
और उसके ऐसे विलिंग पुलिसकर्मी की कमी नहीं है जो कि इलीगल और इमोरल ऑर्डर्स की कंप्लायंस करने में बड़ी बेकरारी से, बेसब्री से इंतजार करते। कोई भी ऑर्डर हो, मॉरल हो, इमोरल हो, लीगल हो, इलीगल हो, उसको कंप्लाई करने में, अपने आकाओं को खुश करने में। संदीप जी, इंग्लैंड की स्थिति बिल्कुल अलग है। वहां IRA और आयरिश रिपब्लिक RP की समस्या समाप्त हो गई, तो वो बिल्कुल स्वतंत्र से 2009 में इसको समाप्त करें। हमारे यहाँ समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं, इसलिए मेरा इसमें संस्तुति होगी कि इसके उपयोग के ऊपर जरूर चिंतन हो। नहीं, जो उपयोग हो रहा है उसकी एक और बानगी देता हूं विक्रम जी। 2019 का आधिकारिक आंकड़ा है मेरे पास, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का। 93 केसेस देशद्रोह के कायम किए गए, दर्ज किए गए 2019 में। 96 अरेस्ट हुई, चार्जशीट दाखिल की गई 76 मामलों में, और गृह मंत्रालय का लिखित जवाब फरवरी में राज्यसभा में दिया गया कि 96 लोग जो गिरफ्तार हुए थे उनमें से 2 को सजा हो पाई है, बाकी वो मामला चल रहा है, 29 बरी कर दिए गए। इस तरह से हम इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो दुरुपयोग है संदीप जी, और इससे बिल्कुल मिसकैरेज ऑफ जस्टिस है। मैंने अपने करियर में कभी भी इसका इस्तेमाल नहीं किया। मैंने इस्तेमाल किया है UAPA का, पोडा का, टाडा का, NSA का, यूपी गैंगस्टर्स एक्ट का, लेकिन क्योंकि मुझे मालूम था कि ये धारा, इसको सिद्ध करना बहुत मुश्किल होता है, विटनेसेस हॉस्टाइल हो जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, सरकारें बदल जाती हैं, और कोर्ट के स्ट्रिक्चर पास होने के बाद लेने के देने भी पड़ जाते हैं, तो मैंने कभी इसका इस्तेमाल नहीं किया। ये तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है, लेकिन मेरा यह भी कहना है कि जहां कहीं उपयुक्त हो सकता है इसका इस्तेमाल। तो आप ये कह रहे हैं कानून जरूरी है, कानून माकूल है, लेकिन इसका इस्तेमाल जिस तरह से दुरुपयोग जो हो रहा है, उपयोग नहीं, उस पर हमें सोचना होगा। हो रहा है, हाँ, दुरुपयोग की बात आप कर रहे हैं, निसंदेह। और यहां पर पवन दुग्गल, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, उसने सीधा सीधा ये रिमार्क किया, इज दिस सेडिशियस, दिस FIR इज नथिंग बट मजलिंग द मीडिया, मजलिंग द मीडिया। मुंह दबाया जा रहा है, भींचा जा रहा है, देसी शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं। यह सिर्फ राजनीतिक प्रतिद्वंदियों की बात नहीं है, आलोचना की बात नहीं है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि मीडिया को दबाने का भी औजार बन गया है क्या देशद्रोह का यह कानून। देखिए, आज की तारीख में देशद्रोह का कानून बहुत कन्वीनियंट टूल बन गया है हर किसी सरकार के हाथ में, कि वो किसी के बरखिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। राजनीतिक ओपोनेंट्स तो एक कैटेगरी हो गई, लेकिन दूसरी कैटेगरी हो गई आपके जर्नलिस्ट, आपकी मीडिया, ताकि वो जो फ्री स्पीच आपको मीडिया का स्वतंत्र अधिकार है, उसको भी कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित किया जा सके। जो लोग बहुत ज्यादा बुड़बले हैं या सत्य को ही सामने लेके आना चाहते हैं, शायद उनको शांत करने के लिए भी आज के संदर्भ में ये एक टूल बन गया है। लेकिन मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं अब जब सुप्रीम कोर्ट ने बात छेड़ दी है, तो सुप्रीम कोर्ट का ही दायित्व होगा कि एटलीस्ट वो बड़े स्ट्रिक्ट पैरामीटर्स और पाबंदियां लगाए कि ये जो कानून है ये केवल इन गिने चुने कंडीशंस में ही आप इन्वोक कर पाएंगे, बाकी इन्वोक नहीं कर पाएंगे, ताकि जो आपको डिस्क्रिशन आपने पुलिस अधिकारियों को दे रखी है वो काफी हद तक उनसे छीन लिया जाए, और ये जो मिसयूज और अब्यूज का प्रकरण सामने नजर आ रहा है उसको भी काफी हद तक रोकथाम किया जाए। कानून एक अच्छे उद्देश्य के लिए बना था, लेकिन आज तो इंटरनेट का जमाना है। आज देशद्रोह इंटरनेट पर क्या मायने रखता है, उसका संदर्भ या उसका मतलब किसी को मालूम ही नहीं है। क्या केवल एक ट्वीट लिखना देशद्रोह है? क्या केवल एक फेसबुक का पोस्ट लिखना देशद्रोह है? क्या केवल एक कमेंट लाइक कर लेना वो देशद्रोह है? अब ये तमाम सारी चीजों के ऊपर आपको बहुत जबरदस्त रिस्ट्रिक्शंस डालने पड़ेंगे। और आज एक और आंकड़ा यहां पर बताता हूं पवन, 96% देशद्रोह के जो मामले हैं, और विक्रम जी गौर कीजिएगा, जो आप कह रहे हैं नक्सली घटनाएं हैं, नक्सलवाद अभी भी पैर फैलाए हुए है हमारे देश में, रेड कॉरिडोर है, आतंकवादी गतिविधियां हैं, इस पे गौर कीजिएगा। पवन आप जवाब देना। 96% देशद्रोह के मामले जो कायम हुए हैं 405 भारतीयों के खिलाफ, वो हैं फॉर क्रिटिसाइजिंग पॉलिटिशियंस एंड गवर्नमेंट्स। नेताओं, राजनेताओं की आलोचना, सरकारों की निंदा करने के चलते पिछले कुछ सालों में जितने देशद्रोह के मुकदमे कायम हुए हैं उसमें से 96% ऐसे हैं कि आपने मुख्यमंत्री, आपने केंद्रीय मंत्री, आपने प्रधानमंत्री की आलोचना कैसे कर दी। 96%। कोई आतंकवादी, कोई
नक्सलवादी की घटनाएं की बात नहीं है यहां पर जिस पर ये कानून इस्तेमाल हो रहा है। तभी लिए और ज्यादा संदीप जी अब आवश्यकता हो जाती है कि इस कानून को जितना ज्यादा हम रिस्ट्रिक्ट लिमिट कर सकें उतना अच्छा है। और ये पाबंदी जो बनाने की जिम्मेवारी है वो अब आज के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के पास होगी, क्योंकि अगर वो परिभाषित कर दें ये साहब कानून तो ठीक है लेकिन ये 10 कंडीशंस हैं, ये 10 कंडीशंस फुलफिल हुई तब आप इसे इन्वोक कर पाएंगे। अगर नॉर्मल क्रिटिसिज्म है या किसी की टिप्पणी है वो स्वयं अपने आप में देशद्रोह नहीं बनती। तो आज की आवश्यकता है कि सुप्रीम कोर्ट हमको गाइडेंस दे, क्योंकि जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगी वो लॉ ऑफ द लैंड नहीं बनेगा। जब तक लॉ ऑफ द लैंड नहीं बनेगा तब तक केदारनाथ केस चलता रहेगा 1962 में जो हमने लैंडमार्क जजमेंट दे दी वो चलती रहेगी। लेकिन यहां पर आशुतोष हमें पूरे आजाद भारत के इतिहास की बात करनी होगी, वरना आधी अधूरी ये चर्चा रह जाएगी। जब हमारे संविधान के निर्माताओं ने सेडिशन को संविधान में सम्मिलित नहीं किया और बेहद अप्रिय शब्द का इस्तेमाल करते हैं कि इस कानून की कोई जरूरत नहीं है, पहले प्रधानमंत्री, यह कानून बना रहा और हर सरकार ने अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे इस्तेमाल किया है ना। 1975 की इमरजेंसी में भी किया गया ना। यह एक कन्वीनियंट औजार है क्या सरकार के हाथ में कि ठीक है करते रहो थोड़ी बहुत पत्रकारिता, जहां हमें दिक्कत देने लगोगे, मालूम है ना देशद्रोह का कानून भी है हमारे पास। संदीप, इस पूरे मामले के दो पहलू। पहली बात तो ये जो पत्रकारिता का सवाल है ये तो अपने आप में सवाल है, लेकिन पत्रकार अपनी लड़ाई लड़ लेता है, उसके पर कोई सेडिशन का कानून लगता है तो अखबारों में खबरें बन जाती हैं, पत्रकारों के एसोसिएशन है उस पर आवाज खड़े होते हैं, टीवी मीडिया में डिबेट हो जाती है। लेकिन इसमें जो सबसे ज्यादा तकलीफ होती है वो बेचारे गरीब लोगों को तकलीफ होती है, जिनको आप बिना किसी कारण के आप सेडिशन में डाल देते हैं, महीनों सालों जेल के अंदर बंद रहते हैं और उनकी कोई पूछताछ करने वाला नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर एक अपने आप में एक बहुत बड़ा धब्बा तो है ही, लेकिन इसमें जो दूसरा पहलू है, और मुझे लगता है कि इस पर हिंदुस्तान के पुलिस डिपार्टमेंट को और हिंदुस्तान के पॉलिटिशियंस को सोचना चाहिए कि ऐसे हर उस पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो गलत तरीके से सेडिशन का कानून लगाता है अपने आकाओं को खुश करने के लिए, उनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई होती है। आजाद भारत में आज तक तो मैंने देखा नहीं किसी ऐसे पुलिस ऑफिसर के खिलाफ गलत धारा लगा के लोगों की जिंदगी को तबाह करके उनका पूरा परिवार बर्बाद करके समाज में उसकी प्रतिष्ठा को खत्म कर देते हैं सिर्फ अपने आका को खुश करने के लिए। क्या हमें ऐसे पुलिस ऑफिसर्स की जरूरत है, और क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट के कॉग्निजेंस लेना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को ऐसे पुलिस अफसर के खिलाफ उनकी अकाउंटेबिलिटी तय करनी चाहिए कि आपने ये कानून अगर लगाया है। अगर राजनेता, अगर केंद्र या राज्य सरकारें आपको वो अनुमति देंगी या वो इस बात से बड़ी मुतमईन हो जाएंगी कि हां अच्छा ये केस चला दिया इनके खिलाफ, सरकारों को मालूम नहीं। अगर सरकार कहे कि ये इस कानून का बेजा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा तो कर लेगी पुलिस। आशुतोष नहीं, संदीप मैं दूसरी बात कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आप देखिए असीम त्रिवेदी के समय में किसकी सरकार थी? कौन सी सरकार थी? कांग्रेस पार्टी की सरकार थी। दिशा रवि के समय में किसकी सरकार थी? भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। आप आंध्र प्रदेश के अंदर किसकी सरकार है? वहां तक रीजनल पार्टी की सरकार है। बिहार में किसकी सरकार है? झारखंड में किसकी सरकार है? तो सारी राजनीतिक पार्टियों का पॉलिटिकल क्लास का चरित्र एक है। हाँ, हमारे खिलाफ वही तो कह रहा हूं। अगर आवाज उठाए तो उसको कुचल दो। ब्रिटेन जिसने ये कानून बनाया वो कानून हटा देते हैं, हम इस कानून को ढो रहे हैं। संदीप, अगर इस देश की ब्यूरोक्रेसी को बचा के रखना है, जिसको स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया कहते हैं, तो पहली बात इसको पॉलिटिशियंस, मिनिस्टर्स, एमएलए, एमपी के चंगुल से बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो पूरा सिस्टम एकदम कोलैप्स कर जाएगा। और आज की तारीख में चूंकि पुलिस वालों और बड़े अफसर में बहुत सारे ईमानदार ऑफिसर्स हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ की हड्डी कमजोर कर दी गई है, तोड़ तोड़ के कमजोर कर दी गई है, इसलिए इनकी अकाउंटेबिलिटी भी तय होनी चाहिए कि आप किन मामलों में लगा रहे हैं। और अगर वो गलत दिखाई पड़ता प्रथम दृष्टया तो ऐसे अफसरों के खिलाफ केस दर्ज होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। आप 3 पुलिस वालों के खिलाफ अगर आप जेल भेज देंगे, आप देखिएगा स्थिति सुधर जाएगी। फिर किसी मिनिस्टर की या किसी चीफ मिनिस्टर की हैसियत तो हिम्मत नहीं होगी जो कहे, क्योंकि उसको पुलिस वाले को पता होगा अगर मैं गलत करूंगा तो मैं जेल जाऊं। लेकिन इस देश के अंदर सब कुछ, सारे कानून का उल्लंघन एक राजनेता करता है, पुलिस वाला करता है, अफसर करता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई कार्रवाई गरीब आदमी अगर करता है, हम तुम अगर कुछ लिख दें तो हमें जेल हो जाती है और हमारे जीवन, हमारा परिवार तबाह हो जाता है। अमन सिन्हा, क्या इस कानून की जरूरत है? संदीप जी, सेक्शन 124 है आईपीसी का, आपने भी बहुत लंबा अच्छा बैकग्राउंड दिया
और ये एक चर्चा का विषय रहा है जब से इनकॉर्पोरेट हुआ है आजादी के बाद से। और समय समय पे 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चैलेंज हुई है, अनेक कोर्ट्स के सामने आई है, कोर्ट्स के कई लेवल से, हाई कोर्ट से होकर सुप्रीम कोर्ट तक गई है और सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल सेक्शन 124A की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहोल्ड किया है। इसके ये एक नहीं कई अलग अलग केसेस में हुआ है संदीप जी। इसके अलावा जो लॉ कमीशन विच इज द डेजिग्नेटेड बॉडी फॉर एडवाइजिंग ऑन अमेंडमेंट ऑफ लॉज एटसेट्रा, उसने भी बहुत डिटेल में इसको स्टडी किया और वो भी इसी निष्कर्ष पे पहुंचा कि ये स्टैट्यूट बुक पे रहना चाहिए। पार्लियामेंट में भी समय समय पे संदीप जी इस पे चर्चा होते रही, चाहे यूपीए का काल हो उसमें भी अनेकों बार चर्चा हुई। और मैं एक सेकंड के लिए इंटरप्ट कर रहा हूं अमन, आप बहुत अच्छा परिप्रेक्ष्य दे रहे हैं। अमन एक छोटा सा इंटरप्शन ले रहा हूं, बात सुन रहा था मैं छोटा सा इंटरप्शन आप ही से बात कर रहा हूं। आप कम से कम मुझे पूरा मैं आपको 10 मिनट देने को तैयार हूं, एक छोटा सा इंटरप्शन कर रहा हूं इसी में, क्योंकि आप एक अहम बात कह रहे हैं कि इसकी समीक्षा की गई है, इसके बारे में बातचीत हुई है और यह पाया गया है कि नहीं देशद्रोह का कानून होना चाहिए। मैं ये समझना चाह रहा हूं, मैं यहां पर कोई फैसला सुनाने के लिए थोड़ा हूं, आप वकील हैं, आप राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मेरा पॉइंट यह है कि जब भी इस कानून की समीक्षा की गई, क्या हमेशा यह बात रखी गई जो बात विक्रम सिंह भी कह रहे थे कि देश में आतंकवाद है, देश में सेसेशनिस्ट फोर्सेस हैं, अलगाववादी ताकतें हैं, आतंकवादी हैं, हमें देशद्रोह का कानून चाहिए। पर दरअसल जो इसकी इंप्लीमेंटेशन है, क्या उसके बारे में भी बात की गई जब समीक्षा की गई कि 96% तो यह कानून इस्तेमाल किया गया है कि जी फलाने मंत्री या मुख्यमंत्री के खिलाफ आलोचना कैसे कर दी, इस बारे में भी समीक्षा हुई क्या? समझ गया। हाँ, अब मैं अगर इसका जवाब दे सकूं बिल्कुल बिल्कुल, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। और मैं आपको ये बताना चाहूंगा, जब अनेकों बार ये सुप्रीम कोर्ट के सामने विषय आया, ये विषय बहुत मजबूती से सामने आया कि हाँ इस कानून का कई बार दुरुपयोग किया जाता है। तो क्या कानून का दुरुपयोग अगर कहीं किया जा रहा है तो उसके लिए आप कानून को क्या स्टैट्यूट बुक से रिमूव कर देंगे? कोर्ट ने कहा नहीं, ऐसा नहीं होगा। हमारे पास कोर्ट्स है, हमारा रोबस्ट जुडिशरी का सिस्टम है और कहीं पे भी अगर करेक्टिव मेजर्स लेने हो तो वो लिए जा सकते हैं। परंतु ये कानून स्टैट्यूट बुक पे रहेगा, ये सुप्रीम कोर्ट अनेकों बार कह चुकी है, लॉ कमीशन इसको एग्जामिन करके कह चुका है और पार्लियामेंट में भी समय समय पे इस पे चर्चा हो चुकी है। ये बात जरूर है संदीप जी कि इसमें ये पहलू रहा है, पर हर एक कानून का दुरुपयोग हो सकता है। क्या इस लॉजिक से कोई भी कानून ऐसा बचेगा जो कि स्टैट्यूट बुक पे रहेगा? सभी कुछ एक्सपंज कर दिया जाएगा। और जहां तक दुरुपयोग की बात है, मुझे नहीं पता संदीप जी आप ये डेटा कहां से 96% कंस्टिट्यूट कर रहे हैं और कह रहे हैं, पर फाइंडिंग ऑफ फैक्ट जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ करता है। मुझे नहीं पता, जब अगर 15% अभी केस ही डिसाइड हुए हैं तो 96% में फाइंडिंग ऑफ फैक्ट कहां से आ गई कि वो पॉलिटिशियंस के अगेंस्ट एलिगेशन। देखिए, मैं ऐसे तो फैक्ट्स लेकर नहीं आता, मैं थोड़ा और डिटेलिंग दे देता हूं, क्योंकि आपने सवाल उठाया है तो मैं डिटेलिंग दे देता हूं। बात कह सकते हैं, एक सेकंड। और संदीप जी अगर मैं डिटेलिंग दे देता हूं ना, मैं डिटेलिंग देने को तैयार हूं। अपनी बात को कंप्लीट कर लेने दीजिए। हाँ, चलिए। हम लोग वर्चुअल मोड में हैं, यहाँ पे बात नहीं सुनाई देती। आप अगर बीच में करिएगा, मैं 10 सेकंड में कंप्लीट कर रहा हूं। करिए, या आप पूछ लीजिए, आप क्या पूछना है, मैं एक ही साथ जवाब दे दूंगा। नहीं, मैं आपको बता दूं कि जो ये 96% मैं कह रहा हूं, बाकायदा 405 केसेस की बात कर रहा हूं, ये 2014 के बाद के फिगर्स में आपको बता रहा हूं। 149 जो केसेस कायम किए गए बिकॉज ऑफ क्रिटिकल स्ट्रोक डिरोगेटरी रिमार्क्स अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, और 144 ऐसे केस कायम किए गए जिसमें आलोचना की गई आप कौन सी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ। Are you quoting judgments of court? Is there a finding of fact in those judgments? मैं एनसीआरबी के आपको आंकड़े बता रहा हूं। एनसीआरबी ऐसा कोई डेटा नहीं देता है। नहीं, हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक पकड़ा, आप अच्छे वकील हैं, आप बहुत अच्छे वकील हैं। एनसीआरबी के अगर संदीप जी ये बताइए, एलिगेशंस हैं, काउंटर एलिगेशंस है, कोर्ट उसको तय करेगी। हम लोग उसको पहले से ही कैसे तय कर दें? जब आप कह रहे हैं कि केस ही 10-15% डिसाइड हुए और आप 96% में अपना आप फैसला सुना देंगे कि वहां पे ये एलिगेशन था, अरे वो एलिगेशन होगा, उसके अगेंस्ट 10 और काउंटर एलिगेशन होंगे। यहां पे सेलेक्टिव पिक्चर पोर्ट्रे करके हम सेडिशन के खिलाफ या उसके फेवर में नहीं बोल सकते हैं। मैंने तो जो लीगल पोजीशन थी
वो मैंने बताई कि मैं थोड़ा सा आंकड़ा देखिए, मैं क्योंकि मैं अपना फैक्ट्स और सोर्स हमेशा बताता हूं। 2014 में 47 मामले, 58 गिरफ्तारी, 2015 में 30 मामले, 73 गिरफ्तारी, 2016 में 35 मामले, 48 गिरफ्तारी, 2017 में 51 मामले, 228 गिरफ्तारी, 2018 में 70 मामले, 56 गिरफ्तारी, 2019 में 93 मामले, 96 गिरफ्तारी। जहां पे ये ऐसे एलिगेशंस लगाए हैं जो आपने कहा है, क्या उसी को आगे शिफ्ट किया है। तो मैं सोर्स बताकर आपको बता रहा हूं। अगर गलत है तो आप बताइएगा, हम वो खबर भी चलाएंगे। नहीं, गलत होगा तो अमन, देखिए यहां पर बैकग्राउंड एडिशन का, पर उसका अर्थ ये नहीं है कि और अगर आपको कोई कुछ भी पकड़ा दे तो आप उसे ब्रह्म वाक्य नहीं, कोई पकड़ाता नहीं है। ना 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 ना, आप अच्छे वकील की तरह पैरवी कर रहे हैं केस की, और आप अपने जहां जहां आपको आपत्तियां आप दर्ज कराइए ना। मैं तो अच्छी पैरवी करता हूं, पर मैं ये कह रहा हूं कि अच्छी पैरवी से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि तथ्यों के साथ जो एक्यूरेट बात है वो कही जाए। आपने बहुत अच्छा बैकग्राउंड दिया। हाँ। मैं उससे आपकी बात से जो आपने कहा उसको आपने अच्छे से वर्णन किया सेडिशन लॉ का, पर मैं कह रहा हूं कि ये जो सेलेक्टिव एग्जांपल्स दिए जा रहे हैं, या तो मान लीजिए नहीं, सेलेक्टिव तो मैं देता नहीं हूं। मैंने इसीलिए 2010 से 2014 के आंकड़े बताए, बाकायदा कितने लोगों के खिलाफ हुआ। अब आपको परेशानी ये हो रही है कि आपको लग रहा है आप पर अटैक हो रहा है। अभी तो रागिनी नायक की बारी नहीं आई, अभी तो रागिनी नायक की बारी नहीं आई। हाँ, तो रागिनी नायक, तो ये एक कन्वीनियंट औजार है। 32 मिनट हो गया। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब बताइए जी, पूछिए। तो ये एक बहुत ही कन्वीनियंट राजनीतिक औजार है सब सरकारों के पास। निसार में तेरी गलियों के वतन के जहां चली है ये रस्म की, कोई न सर उठा के चले। आपने ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की एक बहुत अच्छी रूपरेखा आज सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर टिप्पणी की है, जस्टिस चंद्रचूड़ ने अगर ये कहा है कि सेडिशन लॉ को रीथिंक और रीइंटरप्रेट करने का समय आ गया है, तो वो 1947 से लेकर आज के इतिहास को देखते हुए नहीं कहा। तत्कालीन परिस्थितियां जो देश की हैं उनको देखते हुए ये टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की ओर से आई है, हमें ये नहीं भूलना चाहिए। अब आपने पूछा कि क्या सेडिशन को, क्या राष्ट्रद्रोह या देशद्रोह के कानून को राजनीतिक विसम्मति, राजनीतिक विरोध की आवाज को कुचलने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है? तो मेरा सीधा सा जवाब है कि इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, और खास तौर से क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की आवाज को, उनके अभिव्यक्ति के अधिकार को कुचलने की पृष्ठभूमि में ये टिप्पणी दी गई है। तो मुझे कहना पड़ेगा कि अगर कोरोना की सच्चाई को दिखाने के लिए जो रिपोर्टिंग हो रही है वो सरकार के खिलाफ नजर आती है, तो देशद्रोह का कानून लग जाता है। भाई आपको याद होगा, मैं भी आपको छोटा सा उदाहरण बताती हूँ कि इसी साल जनवरी में जो एक किसान के पहले गोली लगने की सूचना आई, बाद में उसका खंडन हुआ, उसके दौरान देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल कर लिया गया। रिपोर्टिंग करते हुए गलती हो सकती है, पर आप उसको राजद्रोह या देशद्रोह का नाम दे दें। भाई रागिनी, आपके पिता तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सुनिए ना, मेरी बात भी सुन लीजिए। आपके पिता तो वरिष्ठ पत्रकार हैं। सॉरी फॉर इंटरप्शन, मुझे भी बोलेंगे। आपके घर में तो पत्रकारिता की युग की बड़ी चर्चाएं होती होंगी। तो राम राज्य था, मोदी राज से पहले राम राज्य था, किसी पत्रकार की आवाज दबाई नहीं जाती थी, देशद्रोह के मुकदमे तो कायम होते नहीं थे। मनोहर सर बताते होंगे आपको इसके बारे में, है ना? राम राज्य में जिए, हम आजकल कलयुग में पत्रकारिता कर रहे हैं। सुनिए। हाँ। आपने मेरे पिताजी का उल्लेख किया, तो मैं आपसे कहना चाहूंगी कि उन्होंने हमेशा मुझसे कहा कि एक पत्रकार की कलम केवल तभी झुकनी चाहिए जब वो लिखने के लिए उसका इस्तेमाल किया जा रहा। नहीं, वो तो आइडियलिस्टिक बात हो गई। वो कलम झुकाने की कोशिशें हुई ना उनके युग में भी। नहीं हो सकती है कि आप हर लाइन पर मुझे टोके। हाँ, बताइए। आप मुझे 30 सेकंड 1 मिनट सुन तो लीजिए। हाँ, बताइए। पत्रकार की कलम केवल तभी झुकनी चाहिए जब वो लिख रही हो, लेकिन आज के समय में पत्रकारों के रीढ़ की हड्डी को झुकाने के लिए देशद्रोह के कानून का इस्तेमाल हो रहा है। 74वां साल हो गया आजादी का, आज तक किसी को याद नहीं आई। सुप्रीम कोर्ट को याद आ रही है। किसी ने कहा कि नहीं, देशद्रोह का कानून हटाएंगे। आपने 55 साल राज किया, आपने हटाया। आपके पहले प्रधानमंत्री कहते हैं ये बेहद ही अप्रिय और बेहद आपत्तिजनक कानून है, हटा क्यों नहीं? सॉरी फॉर इंटरप्शन, आप मुझे नहीं बोलेंगे, पर लगातार इंटरप्ट करेंगे। बोलिए। लीजिए,
रामराज मोदी सरकार में तो कतई नहीं है। हाँ, उससे पहले की सरकारों के समय पर भी हो सकता है गलतियां हुई हो, अच्छा। इसका दुरुपयोग हुआ हो, पर अगर पहले दुरुपयोग हुआ है तो आज भी दुरुपयोग चलता रहेगा और इतना भीषण दुरुपयोग चलता रहेगा। अमन सिन्हा ने गलत बात कही आपके शो पर, मैं उनको ठीक करना चाहूंगी। 2018 में लॉ कमीशन ने अपने कंसल्टेशन पेपर को पब्लिश किया अमन, मैं आ और रहा हूं। लिखित रूप में कहा, सुनिए, लिखित हाँ। रूप में कहा कि रिपील या रीथिंक करना चाहिए सेडिशन के लॉ को। जिस एनसीआरबी के आंकड़े की आप बात कर रहे हैं उसको आप कितना भी कटाक्ष कर लें अमन सिन्हा, पर ये फैक्ट है, ये तथ्य है कि एनसीआरबी ने अपनी वेबसाइट पे ये आंकड़े लिखे और कहा कि अगर सेडिशन लॉ में केवल 3% की कन्विक्शन रेट है तो ये केसेस प्रायोजित होते हैं। ये प्रतिशोध की भावना से विरोध की आवाज को दबाने जो के लिए सब करते आए हैं एक बड़ी, लेकिन यहां पर बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार की आलोचना करने से कोई देशद्रोही हो जाता है? देशद्रोही का कानून चाहिए, जो विक्रम सिंह कह रहे हैं, अमन सिन्हा ने कहा, तो चाहिए तो जिस कारणों के लिए चाहिए, आतंकवादी गतिविधियों के लिए, नक्सलवाद के लिए, देश को, हमारी संप्रभुता को, एकता को कोई खंड खंड करना चाहता है उसके खिलाफ इस्तेमाल कीजिए, जिसके खिलाफ बाकायदा सबूत है। लेकिन रिपोर्ट आज सरकार की आलोचना, कमियां खामियां गिनाने पर देशद्रोही कोई हो जाता है, यह बात मेरे गले तो नहीं उतरती। आपके उतरती है क्या? नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा, हर रोग दफा।